अचानक से बड़े भाई की मृत्यु के बाद देवर ने भी भाभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए भाभी और भतीजे का पूरा ध्यान रखा। अत्यधिक प्रेम में अचानक से जीवन साथी का अकेले छोड़कर चले जाने के बाद दूसरे साथी की विरह वेदना का वर्णन करना मुश्किल है। सास ने बहू के दुखों को देखकर बहू और बहू के बच्चे को सुरक्षित भविष्य देने के लिए छोटे बेटे से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अचानक से प्रेम करने वाले पति को छोड़कर चले जाना और उसके वियोग में जीवन से पूरी तरह से विरक्त होने के कारण बहू ने देवर से विवाह करने की बजाय सास की बेटी बनकर रहना स्वीकार किया। देवर ने भी इन कठिन परिस्थितियों में भाभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मां को समझाया कि वह उन पर इस नए रिश्ते का दबाव ना डाले, बल्कि उन्हें पूरा वक्त दे, क्योंकि अत्यधिक प्रेम करने वाले जीवन साथी का अचानक बीच मझधार में छोड़कर चले जाना हर औरत के मन को ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है कि जहां पर दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए उन्हें समय दीजिए, वह समय के अनुसार आगे जो भी फैसला लेगी हम उसका सम्मान करेंगे। बेटे की बातों को समझकर माँ ने भी समझदारी से फैसला लेते हुए बहू को बेटी की तरह प्यार दुलार और मान सम्मान दिया। शिवजी के मंदिर के प्रांगण में खचाखच भीड़ भरी हुई थी। सभी भक्त हाथ जोड़े शिव का स्मरण कर रहे थे। मंदिर के अंदर से एक बहुत ही मधुर आवाज में भजन की बोल सुनाई पड़ रहे थे, जो वहां पर उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध किए हुए थे। यह कुछ पल ऐसे थे जिसमें किसी को भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव की कोई चिंता नहीं थी। सभी लोग शिव के भजन और उस मधुर आवाज की मधुरता में इस तरह से मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे कि उन्हें अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों और दुश्वारियों, किसी भी तरह की कोई परेशानी का आभास नहीं हो रहा था। अचानक से भजन बंद होने पर सभी फिर से अपने होशो हवास में आ चुके थे। पंडित जी ने आरती की थाल गौरी के हाथों में रखते हुए कहा कि बेटी, सभी भक्तजनों को आरती दे दो। गौरी बड़े ही प्रेम के साथ आदरपूर्वक सभी को बारी बारी से आरती देने लगी। सभी लोग जो अब तक उसके भजन से मंत्रमुग्ध होकर शिव की भक्ति में लीन थे, अब उसकी खुलकर तारीफ करते हुए उसके भजन और उसकी मधुर आवाज के गुणगान कर रहे थे और पंडित जी की परवरिश और संस्कारों की सराहना कर रहे थे। पंडित जी मन ही मन अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर गदगद हो रहे थे और शिव पार्वती जी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि यह सब शिव जी की कृपा का ही परिणाम है। आज मेरी बेटी जो कुछ भी है वह सब आपके आशीर्वाद के कारण है। आप अपना आशीर्वाद सदा मेरी बेटी के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। तभी एक संभ्रांत महिला, जो वस्त्र आभूषण से किसी बड़े घर की प्रतीत हो रही थी, वह पंडित जी के सामने आकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछती है कि पंडित जी, अभी जो लड़की यहाँ भजन गा रही थी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पंडित जी संशंकित नज़रों से उस महिला को देखते हुए कहते हैं कि माता जी, मैं आपको पहचानता तो नहीं हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने आपको यहाँ नहीं देखा है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर अनजाने में उस लड़की से कोई गलती हो गई हो तो। वह महिला अपना परिचय देते हुए कहती है कि आप सच कह रही हो, मैं यहाँ की नहीं हूँ। यहाँ तो मैं अपने काम के सिलसिले में आई थी और आप माफ़ी मांगकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। वह लड़की तो साक्षात सोम देवी पार्वती जी का रूप है। मैं तो उसकी आवाज़ की मधुरता में इस तरह से खो गई थी कि अपने आप को रोक नहीं पाई और जिस काम से आई थी उस काम को भूलकर इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में भजन सुनने के लिए रुक गई। मैं एक बार साक्षात उसको देखकर उसे अपना आशीर्वाद और उपहार देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। पंडित जी हिचकते हुए कहते हैं कि माता जी, आपको देखकर लगता है कि आप किसी बड़े घराने की संस्कारी महिला हैं। मैं कैसे आपके आशीर्वाद से उस बच्ची को भी मुख रख सकता हूँ, और फिर बड़ों के आशीर्वाद में तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है। मैं अभी उसे बुला रहा हूँ। और फिर पंडित जी गौरी को आवाज़ देते हुए बाहर बुलाते हैं। गौरी बाहर आकर पंडित जी के पास खड़े होकर पूछती है
कि कहिए बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटी, आपसे कोई मिलना चाहता है और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। पहले तो सामने एक अनजान महिला को देखकर गौरी चौंक जाती है, लेकिन फिर अपने बाबा के कहे अनुसार वह उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वह महिला भी उसे आशीर्वाद देते हुए उसके सर पर हाथ फिराकर कहती है कि तुम साक्षात माँ पार्वती का रूप हो। आवाज में सरस्वती का वास है। आज मैं तुम्हारी मधुर आवाज की मंत्र मुग्धता में ऐसी बंध गई थी कि अपने महत्वपूर्ण काम को भी परे रखकर तुम्हारे भजन को सुनने के लिए इस मंदिर में खींची चली आई। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद और अपनी तरफ से एक छोटा सा उपहार भी देना चाहती हूँ बेटी। गौरी झिझकते हुए पंडित जी की तरफ देखती हैं। पंडित जी आंखों से इशारे से उसे उपहार लेने के लिए कहते हैं, तो गौरी आगे बढ़कर उपहार लेने को हाथों में लेते हुए एक बार फिर से उनके पैर छूती हैं। इस बार वह महिला पंडित जी की तरफ मुखातिब होकर कहती है कि पंडित जी, मन में एक अभिलाषा लेकर जा रही हूँ। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलने आऊँगी। पंडित जी को उनकी बातों का मतलब तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं, जी जरूर। भगवान का घर तो सबके लिए सर्वदा खुला रहता है। आपकी जब इच्छा हो आप आ सकती हैं। शानदार हवेली के सामने एक के बाद एक बहुत सी गाड़ियां आकर रुकती है। उन्हीं के बीच में से एक रोबदार और गर्व से भरी हुई आभा मंडल की महिला निकलती है, जिनके चारों तरफ कतारबद्ध बॉडीगार्ड अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं और अपनी शान शौकत के हिसाब से वह महिला लयबद्ध तरीके से कदमों को बढ़ाते हुए हवेली में प्रवेश करती है। हवेली के अंदर उनके कदम पड़ते ही जो नौकर सुस्त पड़ गए थे वह चुस्त दुरुस्त पोजीशन में आकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि वह महिला उस कोठी की मालकिन है और एक बहुत ही उच्च संस्कारों और विचारों वाली शख्सियत है, जिसकी चमक उनके आभा मंडल पर दमक रही थी। यह महिला कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि इस परिवार की कर्ता धर्ता और इस राजघराने की मालकिन थी, जो अब तक अपने राजघराने की शान और शौकत को बरकरार रखे हुए थी। अपनी दादा परदादा की इज्जत मान सम्मान उनके लिए बहुत मायने रखते थे और अब तक उन्होंने उस मान सम्मान को बरकरार रखा हुआ था। कोठी में पहुंचकर अपने मुंह लगी नौकरानी दुलारी को आवाज देते हुए मिहिका जी कहती है कि जाकर युवराज को बुला ला कर लाइए, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिहिका जी की बात को सुनकर दुलारी डरते डरते कहती है कि बड़ी मालकिन, छोटे मालिक कल रात से ही उस कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं। आप तो जानती ही है कि जब छोटे मालिक उस कमरे में होते हैं तो किसी को भी वहां जाना मना रहता है। दुलारी की बातों को सुनकर मिहिका जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वह तुरंत किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि जितना जल्दी हो सके आप घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कुछ समय के बाद कोठी के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और एक खूबसूरत सा नवयुवक कोठी में प्रवेश करते हुए मिहिका जी के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। मिहिका जी आशीर्वाद देते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। इस समय मिहिका जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर वह नवयुवक परेशान होते हुए पूछता है कि कहिए काकीसा, आपने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया? मिहिका जी कहती है कि आर्यन एक आप ही है जिनके साथ मैं अपना हर एक दुख सुख साझा करती हूँ। सचमुच में वह भाग्यशाली माँ हूँ जिसे आप जैसा बेटा मिला है। मैं आपकी तरफ से जितनी ही निश्चिंत रहती हूँ उतनी ही फिक्र मुझे युवराज की रहती है। आज फिर दुलारी बता रही थी कि युवराज रात से ही कमरे में कैद है। अब आप ही बताइए, एक माँ कैसे खुश रह सकती है यह जानकर कि उसका बेटा बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर अपने आप को एक कमरे में कैद रखे हुए है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कि युवराज को किस तरह से बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। कल जब मैं अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में हरिद्वार गई थी तो वहाँ पर शिवजी के मंदिर में मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे देखकर मेरे मन को पहली बार ऐसा आभास हुआ कि वह लड़की अगर युवराज की दुनिया में शामिल हो जाए तो युवराज अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उस लड़की की मासूमियत और निश्चलता में ऐसा कुछ है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध करके बांध सकता है। अब मुझे ही ले लो, मैंने अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर उस लड़की की मधुर आवाज़ में इस तरह से खो गई थी कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसा मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि यह शिव पार्वती जी की कृपा से जरूर कोई शुभ संदेश है जो हमें मिली है। इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। आप युवराज को इस रिश्ते के लिए तैयार करिए, बाकी हम संभाल लेंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि एक बार वह लड़की इस घर में आ गई तो युवराज अपने आप को अपनी दुनिया में बांध नहीं पाएंगे। मेनका जी ने हरिद्वार जाने की तैयारी कर ली थी। उन्हें बेसब्री थी जल्द से जल्द गौरी को अपने घर की बहू बनाने की, क्योंकि वह चाहती थी कि जल्द से जल्द गौरी उनके घर की बहू बनकर आए और युवराज को उनके एकांतवास से बाहर निकाले। युवराज को इस बात के लिए मनाने में आर्यन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार आर्यन ने यह बात कहकर युवराज को मनाया कि ठीक है, आप शादी मत कीजिएगा, लेकिन एक बार हरिद्वार चलकर घूमने और उस लड़की से मिलने में क्या हर्ज है। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो हम साफ साफ शब्दों में ना कह देंगे। आर्यन की बात मानकर युवराज हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गए थे। अगले दिन हरिद्वार जाने की तैयारी हो चुकी थी। मेनका जी ने बहुत सारा सामान गाड़ी में रखवाया। वह पूरी तैयारी के साथ हरिद्वार जा रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि मंदिर के प्रांगण में ही वह शिव पार्वती जी की छत्र छाया और आशीर्वाद में अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहला आशीर्वाद दिलवा देगी। अचानक से मंदिर के प्रांगण में आ रही ढेर सारी गाड़ियों के काफिले को देखकर पंडित जी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर गाड़ी से मेनका जी को निकलते हुए देखकर उनके मन को तसल्ली पहुंचती है और वे अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मेनका जी भी पंडित जी को प्रणाम करती है और मंदिर में आकर शिव पार्वती जी के चरणों में शीश झुकाते हुए आशीर्वाद लेती हैं। पंडित जी एक लड़के को बुलाकर जलपान की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। मेनका जी बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हुए पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है कि पंडित जी, मेरी अभिलाषा है कि मैं आपकी बेटी को अपनी पुत्रवधू बनाऊं, और आज मैं इसी अभिलाषा के साथ पूरी तैयारी करके आई हूँ। अब आपके आशीर्वाद से हाँ की आवश्यकता है। पंडित जी मेनका जी की बातों को सुनकर अत्यधिक खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के आहो भाग्य है, जो आप जैसा कुल और परिवार उसके नसीब में लिखा हुआ है। मैं कैसे इस रिश्ते के लिए ना कह सकता हूँ। यह तो स्वयं शिव पार्वती जी का आशीर्वाद है, वही जोड़े बनाते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेनका जी पंडित जी के साथ बैठते हुए पूछती है कि बताइए पंडित जी, ऐसी क्या बात है जो कहने में आप झिझक रहे हैं। पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखिए मेनका जी, गौरी मेरी बेटी नहीं है। वह मुझे यही मंदिर के प्रांगण में सीढ़ियों पर मिली थी। रोती हुई बच्ची को जब मैंने गोद में उठाया तो उस बच्ची ने मेरी उंगली पकड़कर मुस्कुराते हुए जब पहली बार मेरी तरफ देखा था तो उसका वह पहला स्पर्श मुझे ममता से भर गया। जैसे लगा कि स्वयं शिव पार्वती जी ने मुझे यह सौगात दी है। मैं उसी समय इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर पालने लगा। उसके अंदर मेरे दिए हुए संस्कार और परवरिश है, जिसका स्वरूप आपने मंदिर में स्वयं देख लिया है। बाकी आपकी जो भी इच्छा होगी वह मुझे स्वीकार है। एक पिता होने के नाते अपनी बच्ची के सुंदर भविष्य को देख पा रहा हूँ। मेनका जी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि पंडित जी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। वह बच्ची तो स्वयं शिव पार्वती जी का आशीर्वाद है, मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। आप बस आगे की पूजा पाठ और रस्मों की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं फैसला ले चुकी हूँ
कि मैं भगवान के दरबार में ही गौरी को अपनी बहू स्वीकार करूंगी। पंडित जी जब यह बात गौरी को बताते हैं तो वह शर्माते हुए अंदर चली जाती है। पंडित जी बेटी को शर्माते हुए देखकर खुश होकर पूजा पाठ और आगे की रस्मों की तैयारी करवाने लगते हैं। युवराज पहले यहाँ आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन न जाने यहाँ की मिट्टी में कौन सी खुशबू थी और भगवान का आशीर्वाद था जो युवराज को यहाँ की खूबसूरत वातावरण में बांध रहा था। युवराज का मन यहाँ आकर एकदम शांतचित्त और पावन हो चुका था। जब पहली बार युवराज को पूजा की वेदी पर बैठाया गया और गौरी को उन्होंने सामने देखा तो सचमुच न जाने कौन सी मंत्रमुग्धता थी कि युवराज गौरी से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे, जिसे देखकर मिहिका जी और आर्यन मन ही मन खुश हो रहे थे। पंडित जी ने दोनों से पूजा करवाई और फिर से पार्वती जी के आशीर्वाद से एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म करवाई गई। दोनों ने मिलकर शिव पार्वती जी का और अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। दोनों की जोड़ी को देखकर लग रहा था कि स्वयं शिव पार्वती जी की जोड़ी इस समय धरती पर उतर आई हो। वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे। इस जोड़े को साक्षात शिव पार्वती जी का जोड़ा कहकर संबोधित कर रहे थे। आज मिहिका जी के मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह बार बार मंदिर में भगवान के आगे सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद कह रही थी। सगाई के बाद मिहिका जी पंडित से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है कि अब आपकी बेटी हमारी बेटी हुई, विवाह तक इन्हें संभाल कर रखिए। विवाह के उपरांत हम बड़े धूमधाम के साथ अपनी बहू को अपने महल निवा ले जाएंगे। यहाँ की पावन धरती का प्रभाव था यह स्वयं भगवान का आशीर्वाद जो युवराज को यहाँ पर बांधे हुए था, क्योंकि सभी रस्म के उपरांत जब मिहिका जी ने सभी को चलने के लिए कहा तो युवराज ने यहाँ पर थोड़ी देर और रुकने की इच्छा जाहिर की। उन्हें यहाँ का पावन वातावरण बहुत ही मनमोहक लग रहा था, जिसे कुछ देर तक रुककर आत्मसात करना चाहते थे। आर्यन ने मौका देखकर छेड़ते हुए कहा कि भैया, अगर आप कहें तो हम आज ही भाभी को अपने साथ महल निवास चलते हैं। फिर आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके लिए आप यहाँ रुक रहे हैं वह जब हमारे साथ चलेगी फिर आपको यहाँ रुकने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। युवराज मुस्कुराते हुए आर्यन से कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वह अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मेरे रुकने की वजह यहाँ का मन भावन वातावरण और पावन धरती है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। युवराज की भावनात्मक बातों को सुनकर आर्यन कहते हैं कि आज तक आप और आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं, इसीलिए आपसे बहस करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों भाई मुस्कुराते हुए वहाँ के खूबसूरत वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब तक पंडित जी गौरी द्वारा चाय नाश्ते का प्रबंध करवाकर मिहिका जी की आवभगत में लगे रहते हैं। कुछ देर घूमने फिरने के बाद मिहिका जी परिवार सहित महल को वापस लौट जाती हैं। पंडित जी को अपनी बेटी के भाग्योदय पर बहुत खुशी हो रही थी। सब कार्य सकुशल संपन्न होने के बाद परिवार सहित मिहिका जी के चले जाने के बाद पंडित जी हाथ जोड़कर शिव पार्वती जी की मूर्ति के आगे बार बार नतमस्तक होकर भगवान को धन्यवाद करते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बच्ची उन्हें सीढ़ियों पर अनाथ अवस्था में मिली थी वह आज किसी महल की रानी बनने जा रही है। यह सब शिव पार्वती जी की ही कृपा है। दूसरे दिन आर्यन अपने मोबाइल पर खींची हुई युवराज की और गौरी की फोटो युवराज के मोबाइल पर सेंड कर देता है, जिसे देखकर युवराज गौरी के चेहरे को खोते हुए कहते हैं कि माँ सच कहती है, आप सचमुच देवी का रूप है। आपको पहली बार देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हमारी यह पहली मुलाकात है। मैं बंधनों से भागने वाला इंसान आपको देखने के बाद आपके साथ ऐसा बंधन बंध गया कि अब तो लगता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हॉल में बैठकर मिहिका जी और आर्यन शादी से जुड़े सभी फंक्शन के अरेंजमेंट के विषय में बातें कर रहे थे। उसी वक्त युवराज अंदर आते हैं।
ना चाहते हुए भी उनके पैर माँ और आर्यन की बातों को सुनकर वहीं रुक जाते हैं और पास में पड़े हुए सोफे पर बैठते हुए वे अपने लैपटॉप पर काम करने लगते हैं। लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से मिहिका जी और आर्यन की बातों पर लगा हुआ था, जिसे देखकर मिहिका जी मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखती हैं और कहती है कि आज तो युवराज भी हमारे पास ही बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें उनसे भी इस विषय में राय लेनी चाहिए, क्योंकि शादी तो उनकी है। उनके बहुत से अरमान हो गए अपनी शादी को लेकर। क्यों युवराज, आप अगर इस विषय में कोई सलाह देना चाहते हो तो अवश्य बताइए। युवराज मिहिका जी की तरफ मुड़कर कहते हैं कि आप लोगों को जो सही लगता है करिए, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि आप तो जानती है मेरे स्वभाव को, मुझे दुनियादारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इसीलिए आप और आर्यन जो कुछ भी करेंगे मुझे वही सही लगेगा। मिहिका जी युवराज के पास आकर उनके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप घर और अपने जीवन के उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि गौरी के साथ जीवन के इस नए सफ़र में आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि आप जीवन की गंभीरता को समझते हुए गौरी के साथ अपने नए जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। युवराज मुस्कुराते हुए मिहिका जी को की गोद में अपना सर रखकर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लेते हैं। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे को अपने पास देखकर मिहिका जी मन ही मन शिवजी पार्वती जी की इस अनुकंपा के लिए उन्हें धन्यवाद कहती हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि गौरी उनके घर परिवार और युवराज के लिए बिल्कुल सही लड़की है। जिस तरह से युवराज के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा था, उन्हें यकीन हो गया था कि बहुत जल्द वह दिन आएगा जब युवराज अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो जाएंगे और उन्हें पुनः अपना बेटा वापस मिल जाएगा। मिहिका जी आर्यन के साथ मिलकर विवाह की सारी तैयारियां करवाने में जुटी हुई थी। पंडित जी की इतनी हैसियत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी के विवाह समारोह की तैयारियों में पूरी लगन और श्रद्धा के साथ जुड़े हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के जीवन में अब किसी भी तरह का कष्ट या दुख आए। मिहिका जी ने पंडित जी की इच्छा का मान रखते हुए हरिद्वार के पास ही एक बड़े गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट करवा दिया था, जहां विवाह संपन्न होना था। लेकिन मिहिका जी विवाह के उपरांत बहुत ही भव्य तरीके से बेटे बहू की रिसेप्शन पार्टी देने वाली थी, जिसमें वह अपने सभी जानने वालों को बुलाकर बेटे बहू का सबसे परिचय करवाना चाहती थी। आखिर इतने बड़े खानदान के बेटे का विवाह था, सबको जिज्ञासा थी इस विवाह में शामिल होने की। इस बात का ध्यान मिहिका जी ने बखूबी रखा था। आखिर वह मंगल बेला भी आ गई जब गौरी और युवराज हरिद्वार की पावन भूमि पर शिवजी पार्वती जी के आशीर्वाद से एक दूसरे के जीवन साथी बनकर अपने नए जीवन में प्रवेश किया। विवाह बहुत ही शुभ तरीके से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत मिहिका जी ने गौरी की विदाई की बात पंडित जी के सामने रखी तो पंडित जी की आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर मिहिका जी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि मैंने अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी की परवरिश और संस्कारों में कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन फिर भी एक बेटी का पिता होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी तरह की गलती मेरी बच्ची से हो जाए तो आप उसके सर पर माँ की तरह हाथ रखकर मेरी बच्ची को सही राह दिखाइएगा। मिहिका जी पंडित जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि पंडित जी, आप मुझे हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो उपहार आज मुझे दिया है, मेरा घर परिवार उस एहसान को जीवन पर्यंत याद रखेगा। आपका दिया हुआ यह उपहार मैं बहुत ही संभाल के रखूंगी। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी हमारे घर की बेटी है और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी परवरिश और संस्कार में कोई खोट नहीं है। गौरी विवाह के उपरांत सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नए जीवन सफर पर अपने जीवन साथी और नए परिवार के साथ नए सपने संजोए।
हुए अपने नए घर में प्रवेश करती है। वहाँ की खूबसूरती और भव्यता देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती है। उसी पल मिहिका जी आरती की थाल लेकर दोनों की आरती उतारते हुए चावल के कलश को गिराकर गौरी का गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद महल के मंदिर में ले जाकर शिवजी पार्वती जी के आगे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिलवाई जाती है। मंदिर में शिवजी पार्वती जी की प्रतिमा को देखकर गौरी की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने सौभाग्य और परिवार को देखकर शिवजी पार्वती जी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हुए भाव विभोर होकर उनका धन्यवाद करती है। गौरी ससुराल के नए वातावरण में बहुत खुश थी। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। सुबह उठकर रोज मंदिर में पहले की तरह पूजा अर्चना करना उसके स्वभाव में शामिल था, जिसे देखकर मिहिका जी के मन को अत्यधिक शांति मिलती थी। वह युवराज को पति के रूप में पाकर अत्यधिक खुश थी, क्योंकि युवराज गौरी का बहुत ही ख्याल रखते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि वह एक दूसरे को जन्म जन्मांतर से जानते हैं। गौरी युवराज की मन की बातों को इस तरह से समझ लेती थी कि कभी कभी युवराज भी यह देखकर अचंभित रह जाते थे यह गौरी के संगत का असर था या प्रेम की अभिव्यक्ति। युवराज के स्वभाव में अब काफी परिवर्तन आ गया था। वह अपने बिजनेस पर भी ध्यान दे रहे थे और साथ ही साथ परिवार के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे थे, जिसे देखकर मिहिका जी के मन को अपने लिए हुए फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था। एक कहावत है कि सुख और खुशियों के बीच में जीवन की रफ्तार काफी तेज होती है। वही समय गौरी और युवराज के जीवन में भी चल रहा था। समय अपनी तेजी से भाग रहा था और दोनों अपने जीवन के इस खुशनुमा पलों का परिवार सहित आनंद उठा रहे थे। जल्दी ही गौरी ने एक नई खुशखबरी सुनाई, जिससे मिहिका जी का परिवार पूरा होने जा रहा था। उन्हें अत्यंत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि वह दादी बनने वाली है। युवराज को जब अपने पिता बनने की बात पता चली तो वह बहुत खुश हुए। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। सबको घर में आने वाले नए मेहमान का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इन्हीं बीच गौरी और युवराज की खुशियों को किसी की नजर लग गई और अचानक से युवराज की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरी चेकअप के बाद पता चला कि वह किसी असाध्य बीमारी की चपेट में आ गई हैं, जिसका इलाज संभव नहीं। मिहिका जी ने देश विदेश हर जगह से दवाइयाँ और डॉक्टर बुलाकर उनकी बीमारी के इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन दिन ब दिन युवराज कमजोर होते चले गए और एक बार जो बिस्तर पड़े तो फिर उठ नहीं पाए। खुशियों की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। हर किसी के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चिंत होता है, और शायद यह वह समय था जब गौरी के सुख के दिन खत्म हो चुके थे और दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ इस समय उसके सर पर गिरने वाला था। अचानक से एक दिन युवराज की मौत की खबर भी हवेली तक पहुंच गई, जिसे सुनकर गौरी का जीवन एकदम शांत और उदास हो गया। उसके चेहरे की चमक और रंगीन दुनिया से वह सीधी उदास और बेरंग दुनिया में लौट आई, जिसे देखकर मिहिका जी को बहुत तकलीफ होती थी। उस मासूम बच्ची के जीवन में इस तरह से अचानक दुखों को देखकर मिहिका जी के मन को काफी ठेस पहुंची थी। जितना बेटे के जाने का गम था, उससे अधिक बहू के बेरंग जीवन और अपने आने वाले वंश की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से गौरी के जीवन में फिर से रंग भर के और अपने आने वाले वारिस के जीवन को एक अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन यह वक्त इतना नाजुक समय चल रहा था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक से युवराज के चले जाने से सभी दुखी थे। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि युवराज उन्हें इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वक्त के आगे सब मजबूर होते हैं। मिहिका जी अपने जवान बेटे के खोने के गम में इस कदर से परेशान थी कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। युवराज की क्रियाक्रम की सारी व्यवस्था आर्यन के कंधे पर थी। वह इस दुख की घड़ी में पूरी जिम्मेदारी के साथ युवराज की अंतिम विदाई के सभी कार्य संपन्न करवा रहे थे। साथ ही साथ बिजनेस की बागडोर भी खुद ही संभाल रहे थे, क्योंकि इस समय मिहिका जी की स्थिति ऐसी नहीं थी वह बेटे के गम से उबर कर बिजनेस पर ध्यान दे पाए।
गौरी के जीवन में आया खुशियों का पल कब दुख में बदल गया, इस बात का गौरी को भी पता ही नहीं चला। वह अपनी सुध-बुध खोए हुए अंधेरे में अपने आप को छुपाए बैठी थी। उसे इस वक्त दुनियादारी और बाहरी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। युवराज के जाने से मिहिका जी बेटे के जाने के गम से उबर नहीं पा रही थी, लेकिन बहू की बेरंग जिंदगी और अपने आने वाले वारिस के भविष्य की चिंता उनको परेशान किए हुए थी। इस वक्त वह कुछ फैसला नहीं ले पा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। सभी काम भली भांति से निपट जाने के बाद आर्यन ने एक दिन मिहिका जी से बात करने के बारे में सोचा और वह उनके सामने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातों को शेयर करते हुए उनको हौसला देते हुए कहते हैं कि वह इस वक्त अपने आप को मजबूत बनाए रखे, नहीं तो गौरी जी का क्या होगा और उनके आने वाले संतान के बारे में भी तो सोचना है। मिहिका जी आर्यन की बातों को ध्यान में रखकर अपने मन को कड़ा करने की कोशिश करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह इस समय बिखर गई तो उनका पूरा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस वक्त जरूरी था कि वह अपने दुखों को किनारे करके अपनी बहू और आने वाले बच्चे को सुंदर भविष्य देने के बारे में सोचे। परिवार के किसी भी सदस्य के चले जाने से परिवार के सभी सदस्यों पर गहरा असर पड़ता है और वही इस समय मिहिका जी के परिवार के साथ हुआ था। मिहिका जी ने अपना जवान बेटा खोया था। गौरी के सर से प्यार करने वाले पति का साया उठ चुका था। अजन्मी संतान को पिता की छत्र छाया से महरूम होना पड़ा। इस वक्त मिहिका जी को आर्यन के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो उनके आगे के जीवन का सहारा बने। उन्होंने अब तक युवराज के बराबर ही आर्यन को भी प्यार दिया था। वह आर्यन को भी अपना बेटा ही मानती थी। देवर देवरानी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने जब पहली बार आर्यन को गोद में उठाया तो उसे अपने बेटे के समान ही अपनी छाती से लगाकर प्यार किया था और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी आर्यन और युवराज में फर्क नहीं समझा था, बल्कि वह आर्यन पर युवराज से ज्यादा भरोसा और विश्वास करती थी। और कहीं न कहीं इसी विश्वास का परिणाम था कि दुख की इस घड़ी में भी उन्हें आर्यन पर ही भरोसा था कि इकलौते वही ऐसे इंसान हैं जो उनके जीवन और उनके बिखरे हुए परिवार को एक बार फिर से संभाल सकते हैं। काफी देर सोच विचार के बाद उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया था। बस अब उन्हें आर्यन के सामने अपने दिल की बात रखनी थी और उसके बाद आर्यन जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी एक बेटा खोने के बाद दूसरे बेटे पर अपना जबरदस्ती का कोई फैसला थोपे। वह यह भी समझ रही थी कि आर्यन से इस विषय पर बात करके उनके मन की सुन लेने के बाद उन्हें इस विषय पर अब गौरी को भी तैयार करना होगा, क्योंकि गौरी इस समय जिस दौर से गुजर रही थी बहुत मुश्किल था उसके सामने इस तरह बात करना। लेकिन इस समय मिहिका जी अपने आने वाले वारिस के कारण पूरी तरह से स्वार्थी हो चुकी थी। इस समय उन्हें बस इस बात की फिक्र थी कि वह किस तरह से अपने बिखरते हुए परिवार को फिर से समेट ले और अपने आने वाले वारिस के जीवन में खुशियां ला सके। वह नहीं चाहती थी कि गौरी अपने दुखों के कारण अपने आप को इस तरह से तकलीफ में रखे और उसके कारण आने वाले बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। मिहिका जी असमंजस की स्थिति में आर्यन के सामने बैठी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मन की बात को आर्यन से कैसे कहे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखकर आर्यन पहल करते हुए कहते हैं कि आपने जिस वजह से भी मुझे यहाँ बुलाया है मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह से चिंतित आपको देख भी नहीं सकता। इसीलिए आपके मन में जो भी बात है आप निसंकोच होकर मुझसे कह सकती हैं। मिहिका जी घबराते हुए बेचैन मन से आर्यन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है कि बेटे, मैं जो बात कहने जा रही हूँ हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें लगे कि मैं स्वार्थी हो गई हूँ और तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, लेकिन एक बार मेरी स्थिति को ध्यान में रखकर मेरी बातों पर विचार अवश्य करना। उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आर्यन थोड़ी देर के लिए
मिहिका जी की बातों को सुनकर विचलित जरूर हुए थे, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करते हुए कहते हैं कि बचपन से लेकर अब तक मेरे ऊपर आपके इतने एहसान हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकती हैं। आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। भगवान के बाद अगर मेरे जीवन में किसी का स्थान है तो वह आपका है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए सोचा होगा उसमें जरूर मेरा हित निहित होगा। इसलिए आप निसंकोच होकर जो भी कहना चाहती है बताइए। मेघा जी थोड़ी देर तक अपने मन को मजबूत बनाते हुए आर्यन से कहती है कि बेटा, मैं एक माँ हूँ और साथ ही साथ इस परिवार की मुखिया भी। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मेरे कुटुंब को किसी भी प्रकार की हानि हो। एक बेटे को खो देने के बाद अब मैं अपने आने वाले वारिस को नहीं खोना चाहती हूँ और आज मैं परिस्थितिवश मजबूर होकर स्वार्थी बनते हुए तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम गौरी से विवाह कर लो, क्योंकि युवराज के जाने के बाद गौरी पूरी तरह से बिखर गई है। इस हालत में वह अपने अजन्मे बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पा रही है और इस वक्त मुझे अपने बिखरते परिवार को संभालने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे और मेरे परिवार को भली भांति संभाल सके। और इस समय तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो हमें इस दुख की घड़ी में संभाल सकते हो। यह मेरे मन की बात है, लेकिन फैसला लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मिहिका जी की बातों को सुनकर आर्यन असमंजस में पड़ चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक से लिए गए इस फैसले पर किस तरह रिएक्ट करें। लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और मिहिका जी के एहसानों को याद करते हुए आर्यन इस दुख की घड़ी में इस परिवार को बिखरते हुए भी देख नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने मिहिका जी की बातों का मान रखते हुए कि आपके फैसले को मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझसे पहले आप इस विषय में गौरी जी से बात कर ले। अगर उनकी रजामंदी मिल जाती है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया तो मैं चाहकर भी आपकी बात का मान नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी के साथ जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ सकता। जिस उम्र में लड़कियां अपने जीवन साथी के साथ आने वाले भविष्य के सुंदर सपने देखती है, उसी उम्र में गौरी को विधवा होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उसका अपना जीवन अंधकारमय और बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वे युवराज की यादों में अपने आप को पूरी तरह से समाहित किए हुए थी। इस वक्त युवराज की यादें ही थी जो उसके मन पर लगे घाव पर मरहम की तरह आराम पहुंचा रही थी। गौरी जो युवराज के जाने के बाद बदहवासी वाली स्थिति में पहुंच गई थी, अचानक से मिहिका जी द्वारा इस तरह का प्रस्ताव रखने पर उसे धक्का लगता है। इसे समझ में नहीं आता कि एक माँ हाल ही में मरे हुए अपने बेटे की विधवा के सामने ये किस तरह की बातें कर रही है। कहीं युवराज के जाने से माँ जी के मन को अधिक ठेस तो नहीं पहुंचा है जो इस तरह की बहकी बातें कर रही है। एक बार फिर मिहिका जी जब गौरी के सामने अपनी बात रखती है तो गौरी हाथ जोड़ते हुए कहती है, माँ जी, मुझे नहीं पता कि आप किस कारणवश मेरे सामने इस तरह का प्रस्ताव रख रही हैं, लेकिन मैंने अभी अभी युवराज जी को खोया है और उनका स्थान मैं किसी और को नहीं दे पाऊंगी। आप बड़ी है, आपने जरूर कुछ सोचकर मेरे लिए फैसला लिया होगा, लेकिन आप मेरी स्थिति को समझिए। मैं चाहकर भी आपकी इस बात का मान नहीं रख पाऊंगी, इसीलिए मुझे समय दीजिए और सबको समय पर छोड़ दीजिए। विधाता का लिखा कोई नहीं टाल सकता। हो सकता है मेरे जीवन में इतना ही सुख लिखा था, इसीलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं युवराज की यादों के सारे अपना जीवन काट लूंगी। जब गौरी ने के मन की बात मिहिका जी ने आर्यन से कही तो आर्यन ने भी मिहिका जी को समझाते हुए कहा कि गौरी जी ठीक कह रही है, हमें उन्हें समय देना चाहिए। आखिर अभी अभी उन्होंने अपने पति को खोया है, उनके मन की दशा हम नहीं समझ सकते। और फिर यह जरूरी नहीं कि हम किसी के साथ रिश्ते में बंधकर ही अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। मैं अपने फर्ज जानता हूँ,
भाई के जाने के बाद इस परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस परिवार की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। कभी भी आप लोगों को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह मेरा वादा है आपसे। मिहिका जी ने इस वक्त गौरी की इनकार और आर्यन की बातों को सुनकर सब कुछ समय पर छोड़ दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि वक्त हर घाव को भर देता है। हो सकता है आगे चलकर गौरी और आर्यन अपनी भावनाओं को समझते हुए अगर अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहेंगे तो मिहिका जी उनका साथ देगी, क्योंकि आर्यन को वह बचपन से जानती थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आर्यन अपना किया वादा जीवन भर निभाएंगे। आज तक उन्होंने जिस तरह से इस परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए रखी है, आगे भी वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आर्यन ने बिजनेस की बागडोर के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रखी थी। गौरी का भी नवा महीना चल रहा था। परिवार में सभी को इंतजार था घर में नए मेहमान के आने का। अचानक से एक दिन गौरी के पेट में तेज दर्द शुरू होता है। मिहिका जी घबराकर आर्यन को फोन मिलाती है। इस वक्त बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, लेकिन फिर भी वह फोन के जरिए सब कुछ अरेंज करवाती हैं और खुद भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का आश्वासन देती हैं। पहले तो मिहिका जी आर्यन के शहर में ना होने से घबरा गई थी, लेकिन जब कुछ सही तरह से अरेंज हो जाने के कारण वह नॉर्मल हो गई थी। कुछ देर में आर्यन भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मिहिका जी आर्यन को देखकर उनके गले लगते हुए कहती है कि बेटा, मन घबरा रहा है, हमारे युवराज वापस आने वाले हैं। हॉस्पिटल में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और नर्स बाहर आते हुए बधाई देती है कि बेटा हुआ है। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को गोद में लेकर बाहर आकर आर्यन की गोद में रखते हुए कहती है कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह ही है। लीजिए, बेटे को गोद में लेने का पहला हक पिता का ही होता है। नर्स की बातों को सुनकर और अचानक से बच्चे का अपनी गोद में पाकर उसके पहले स्पर्श का अनुभव करते हुए आर्यन को एक अनजाना सा एहसास और लगाव हो जाता है। अपनी आंखों में आ गए आंसुओं को साफ करते हुए आर्यन बच्चे को मिहिका जी की गोद में रखते हुए कहते हैं कि लीजिए बड़ी माँ, आपके युवराज फिर से वापस आ गए। मिहिका जी बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने लगती है और रुपयों की गड्डी से उसकी नज़र उतारते हुए पैसे नर्स के हाथों में रखते हुए कहा कि आप लोग इसको आपस में बांट लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बहू और पोते का ध्यान रखने के लिए। आर्यन मिहिका जी को खुश देखकर कहते हैं कि अब तो आप खुश हैं ना, क्योंकि आपकी युवराज वापस आ गई है। कुछ देर पहले बच्चे की आने की खुशी में मिहिका जी भले ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई थी, पर अब भी उनके मन में अपनी बहू और पोते का भविष्य सुरक्षित करने की लालसा थी। लेकिन गौरी के द्वारा ना किए जाने के बाद उन्होंने इसे अपनी नियति समझकर सब कुछ समय पर छोड़ दिया। माँ और बेटे के स्वस्थ होने के कारण गौरी को जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। घर में बच्चे के जन्मोत्सव संस्कार की तैयारी की जाती है। आर्यन ने बच्चे के जन्मोत्सव पर बहुत ही भव्य तैयारियां करवाई थी, जिसमें शहर के बहुत से नामी लोग आए थे। सभी ने जन्म उत्सव में शामिल होकर बच्चे के भविष्य के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। यह सब देखकर मिहिका जी बहुत खुश थी। आज उनके घर का वारिस छोटे युवराज उनकी गोद में खेल रहे थे, जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए मिहिका जी का मन दुखी हो जाता है, यह सोचकर कि उनके सर पर पिता का आशीर्वाद नहीं है। सब अपने अपने गमों को भुलाकर आने वाली खुशियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। छोटे युवराज भी अब बड़े हो रहे थे। आर्यन ने उनका एक पिता की तरह पूरा भरपूर ध्यान रखा था। कभी भी उन्होंने परिवार को किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। आज सुबह की चाय मिहिका जी और आर्यन बैठकर पी रहे थे। मिहिका जी ने आर्यन से कहा कि आर्यन, अब छोटे युवराज बड़े हो चुके हैं, हमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवानी होगी। इस विषय पर आपकी राय क्या है? मिहिका जी की बातों को सुनकर आर्यन कहते हैं, जी बड़ी माँ, आपने सही कहा। आज ही मैं शहर के सबसे बड़े स्कूल के बारे में पता करवाता हूँ और फिर जल्दी ही छोटे युवराज का किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, मेरा काम है।
बातों बातों में मिहिका जी आर्यन से कहती है कि बेटा, अब आप भी शादी कर लीजिए, आपकी भी उम्र हो रही है, तब कब तक कुंवारे बैठे रहेंगे। आर्यन मिहिका जी की बातों को टालते हुए कहते हैं कि जिस तरह से आपने युवराज भाई के लिए लड़की ढूंढी थी, उसी तरह से मेरे लिए भी ढूंढ लीजिएगा, मैं तुरंत शादी कर लूँगा। पहले तो नहीं, लेकिन जब से मिहिका जी ने आर्यन के सामने गौरी के रिश्ते की बात कही थी, तब से आर्यन के मन में किसी कोने में सहानुभूति के तौर पर कुछ नए एहसासों के जन्म ले लिया था। और जब से छोटे युवराज का जन्म हुआ था, ऐसा एक पल ही नहीं रहा जब आर्यन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हो। आर्यन ने छोटे युवराज के लिए 2 अच्छे स्कूल का चुनाव कर लिया था। इन दोनों स्कूल में जहां भी छोटे युवराज एग्जाम पास कर लेंगे, वहां उनका एडमिशन हो जाना तय था। स्कूलों में बच्चों के साथ साथ माता पिता के भी टेस्ट होने थे। यह बात आर्यन ने मिहिका जी को बता दी थी और उन्होंने गौरी को स्कूल जाने के लिए कह दिया था। अरे इतने बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए उनको सभी जानते थे। प्रिंसिपल ने स्कूल में उनका स्वागत करते हुए कहा, तो क्या आप लोग तैयार हैं अपनी बेटी के साथ टेस्ट देने के लिए? छोटे युवराज का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। प्रिंसिपल आर्यन से हाथ मिलाते हुए कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, स्कूल में आपके बेटे का एडमिशन हो चुका है। गौरी को यहाँ की सिचुएशन और बार बार छोटे युवराज को आर्यन का बेटा कहे जाने का बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए गौरी चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। छोटे युवराज का स्कूल में जब से एडमिशन हुआ था, छोटे युवराज बहुत खुश थे, नए नए दोस्त बन रहे थे। मिहिका जी और आर्यन से अपने दोस्तों और स्कूल में उन्होंने क्या क्या सारी बातें शेयर करते थे। आर्यन भी अब पूरी तरह से अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे थे। अचानक से एक दिन जब गौरी छोटे युवराज को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी और सबके साथ नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी, तो छोटे युवराज ने गौरी से सवाल करते हुए कहा कि सबके मॉम डैड स्कूल आते हैं और अपने बच्चों को प्यार करते हैं, फिर मेरे डैड मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? छोटे युवराज के इस मासूम सवाल का कोई जवाब गौरी के पास नहीं था। मासूम बच्चे की यह बात मिहिका जी और आर्यन के मन पर भी प्रहार करती है। आर्यन जल्दी से बात को संभालते हुए छोटे युवराज को गोद में लेते हुए कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगा। छोटे युवराज मासूमियत से आर्यन की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि तो फिर आप ही मेरे डैड क्यों नहीं बन जाते? फिर मैं भी अपने दोस्तों को आप अपने डैड से मिलवा दूंगा। मेघा जी को यह बात पहले ही पता थी कि एक ना एक दिन छोटे युवराज यह सवाल जरूर पूछेंगे, और आज वह दिन आ गया था जब छोटे युवराज को अपने पिता की कमी महसूस हो रही थी। छोटे युवराज स्कूल के लिए चले जाते हैं तो मिहिका जी आर्यन और गौरी से सवाल करते हुए कहती है कि तुम दोनों के पास छोटे युवराज के सवाल का कोई जवाब है? अगर कोई जवाब नहीं सूझ रहा है तो एक बार सोचना जरूर, क्योंकि अब छोटे युवराज के सवाल रुकने वाले नहीं है। अब उन्हें अपने पिता की कमी महसूस हो रही है और वे बार बार ये सवाल दोहराएंगे। मैंने तो पहले ही तुम दोनों को समझाया था, लेकिन तुम दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हो। जीवन इतना आसान नहीं होता है कि हम अपनी मन मर्जी से ही चलते रहे। कभी कभी अपने बच्चों को, अपने परिवार के हित के लिए हमें कई ऐसे फैसले लेने होते हैं जो हमारा मन नहीं चाहता है, फिर भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। बाकी तुम दोनों समझदार हो, अगर छोटे युवराज की भलाई चाहते हो तो जल्द से जल्द छोटे युवराज के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। तुम दोनों ही छोटे युवराज से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों अपनी जिद के आगे बच्चे के मासूम भावनाओं को नहीं समझोगे। मेघा जी ने आज छोटे युवराज के सवाल को गौरी और आर्यन के सामने रखकर उन दोनों को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया था। आर्यन बिजनेस की बागडोर के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे थे, जिसकी वजह से मिहिका जी अब एकदम निश्चिंत होकर अपने पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में अत्यधिक समय लगाने लगी थी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर हर किसी का ध्यान भगवान की भक्ति में अधिक लगता है। लेकिन छोटे युवराज के सवाल ने गौरी और आर्यन को असमंजस में डाल दिया था। अब तक जिस रिश्ते की बात से दोनों भाग रहे थे, छोटे युवराज के सवाल के बाद एक बार फिर से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि दोनों ही छोटे युवराज से बहुत प्रेम करते थे और किसी भी हालत में दोनों नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से छोटे युवराज का आज या कल प्रभावित हो। इसीलिए दोनों को मिलकर कोई ऐसा फैसला लेना था
जिससे उनका घर, परिवार और छोटे युवराज का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन उसके लिए एक दूसरे के मन से जुड़ाव होना आवश्यक था। एक दिन अचानक से गौरी के घर पंडित जी और उनके साथ उनकी बचपन की सहेली राधिका के पिता का आगमन हुआ। इतने दिनों बाद अपने पिता और मायके वालों को देखकर गौरी को अति प्रसन्नता हुई। उसने बहुत ही मन से उन लोगों की आवभगत की। मिहिका जी भी पूजा पाठ के बाद पंडित जी के पास आकर बैठ गई और उनसे उनका हालचाल पूछने लगी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मिहिका जी, राधिका गौरी की बचपन की सहेली है। उसका विवाह तय हो गया है और उसकी इच्छा है कि उसके विवाह में आप लोग सम्मिलित होकर उसे अपना आशीर्वाद दें। इसीलिए हम निमंत्रण पत्र लेकर आप लोगों को विवाह में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। मिहिका जी आदर से निमंत्रण पत्र को अपने हाथों में लेते हुए पंडित जी और राधिका के पिता को आश्वासन देती है कि हम अवश्य आएंगे। इसी बहाने हरिद्वार की पावन धरती और शिव पार्वती जी के दर्शन हो जाएंगे। शाम को आर्यन के आने के बाद मिहिका जी निमंत्रण पत्र आर्यन को दिखाकर पंडित जी के आने और विवाह में आमंत्रित करने की सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर आर्यन कहते हैं कि गौरी जी को अपनी सहेली की शादी में अवश्य जाना चाहिए। मैं उनके जाने की तैयारी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। मिहिका जी कहती है कि सिर्फ गौरी को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बुलाया गया है, क्या तुम नहीं चलोगे? आर्यन कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है बड़ी माँ, आप जैसा कहे। मैं ऑफिस के सारे काम देख लेता हूँ, फिर शादी में चलने के लिए समय निकालने की कोशिश करता हूँ। अब तक आर्यन और छोटे युवराज को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। आर्यन भी अपने बिजी शेड्यूल में से छोटे युवराज के लिए अलग से समय निकाल कर रखते थे। उनके आपस की केमिस्ट्री बाप बेटे की तरह हो गई थी। यह बात मिहिका जी को साफ साफ दिख रही थी, लेकिन आर्यन और गौरी इस रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। शादी में जाने की बात सुनकर छोटे युवराज बहुत खुश होते हैं। खुशी खुशी मिहिका जी के पास जाकर पूछ रहे थे कि दादी माँ, मम्मा कहती है कि मोम को डैड हरिद्वार में मिले थे, तो क्या इस बार हमें भी हरिद्वार में डैड मिल जाएंगे? अचानक से छोटे युवराज के मुख से इस मासूम सवाल को सुनकर मिहिका जी कुछ देर के लिए निरुत्तर हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मासूम बच्चे के सवाल का क्या जवाब दें। लेकिन कुछ देर के बाद अपने आप को नॉर्मल करते हुए छोटे युवराज को अपनी गोद में बैठाते हुए कहती है कि हाँ बेटा, हो सकता है शिव पार्वती जी की तुम्हारी मासूमियत पर दया करके तुम्हारे डैड को तुम्हें वापस लौटा दे। बच्चों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, वह बच्चों की बातें हमेशा सुनते हैं। हो सकता है इस बार शिव पार्वती जी ने हरिद्वार की पावन धरती पर तुम्हारी मासूम इच्छा पूरी करने के लिए बुलावा भेजा हो। दादी से बात करने के बाद छोटे युवराज खुश होते हुए मंदिर के सामने जाकर अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर शिवजी पार्वती जी की मूर्ति के सामने कहते हैं, बाबा मैं आ रहा हूँ आपके घर डैड को वापस लेने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे डैड को मुझे वापस कर दोगे। दादी कहती है कि आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हो। आर्यन ऑफिस के वापस लौट आए थे। गौरी उसी वक्त किचन से बाहर आ रही दोनों छोटे युवराज की अपने भोले बाबा के साथ हो रही बातचीत सुन लेते हैं। पहली बार आमने सामने होने पर दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती है और दोनों अपने अपने कमरों की तरफ लौट जाती है। अब मिहिका जी को इंतजार था कि छोटे युवराज के शिवजी उनकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। मिहिका जी परिवार सहित शादी के दिन हरिद्वार की पावन धरती पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने परिवार सहित शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद गौरी की सहेली राधिका के घर जाकर उसके विवाह में देने के लिए लाया हुआ ढेर सारा उपहार उसके परिवार को सौंपकर फिर से गेस्ट हाउस में वापस लौट आए। कुछ देर के आराम के बाद सभी लोग विवाह स्थल पर पहुंच गए, जहां पर विवाह से संबंधित रस्में निभाई जा रही थी। मेहंदी की रस्म के वक्त गौरी अलग अलग बैठी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से राधिका को कुछ भला बुरा सुनना पड़े। वह जानती थी कि वह विधवा है, हो सकता है राधिका के परिवार को शुभ कामों में उनका हस्तक्षेप अच्छा ना लगे, इसीलिए वह अपने दायरे की मर्यादा समझते हुए सभी रस्मों से दूरी बनाकर चुपचाप देख रही थी।
जब राधिका की नज़र गौरी पर पड़ी तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह गौरी के बचपन की सहेली थी, उसके हर सुख दुख में हमेशा उसने उसका साथ दिया था और आज उसके वैवाहिक कार्यक्रम में गौरी का अकेले और दुखी रहना राधिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राधिका ने अपनी बहन के जरिए गौरी को अपने पास बुलाया और उसके हाथों पर मेहंदी वाली से मेहंदी लगाने के लिए कहा। छोटे युवराज अपनी माँ के हाथों पर मेहंदी लगता हुआ देखकर उनके पास आकर बैठ जाती हैं। मेहंदी वाली गौरी के हाथों पर लिखने के लिए नाम पूछ रही होती है। तभी छोटे युवराज आर्यन को आता हुआ देखकर जोर से आर्यन चाचू चिल्लाती हुए उनके पास भाग जाती हैं। सभी की नज़रें आर्यन की तरफ चली जाती है, लेकिन मेहंदी वाली गलतफहमी में आर्यन नाम गौरी के हाथों पर लिख देती है। गौरी जब अपने हाथों में आर्यन का नाम देखती है तो घबरा जाती है। उसकी घबराहट को भांपते हुए राधिका जब उसकी हथेली पर आर्यन का नाम लिखा हुआ देखती हैं तो मुस्कुराती हुई कहती है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ पार्वती जी का ही कोई संदेश है। गौरी राधिका की बातों का मतलब समझकर कहती है कि अब तुम भी सबकी तरह बातें करने लगी हो। एक तुम ही तो थी जिससे मैं अपने मन की सभी बातें साझा करती हूँ। तुम तो जानती हो कि युवराज जी की जाने के बाद मेरे जीवन में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं बन सकती। और अपने बच्चे के बारे में सोचा है जो आर्यन जी से कितना प्यार करता है, और शायद आर्यन जी भी उसे इतना ही प्यार करते हैं। कम से कम अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर अपना फैसला तो बदल सकती हो। मुझे लगता है तुम्हारे इस फैसले से युवराज जी को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि वह भी नहीं चाहते होंगे कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा जीवन भर उनकी याद में दुखी रहे। लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए आर्यन जी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। उनके भी कुछ अपने सपने होंगे। वह किसी भी बच्चे और उसकी विधवा से विवाह करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद करे। तुमने अब तक सिर्फ अपने दिल की सुनी है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश नहीं की। मुझे तो आर्यन जी की आंखों में तुम दोनों के लिए प्रेम और अपनेपन की भावना दिखती है। शायद वह भी तुम दोनों का इंतजार में अपना जीवन काट रहे हैं, नहीं तो अब तक उन्होंने शादी कर ली होती। आगे से ध्यान देना, तुम्हें खुद ब खुद उनके मन की बात समझ आ जाएगी। गौरी ने जब पलटकर आर्यन और छोटे युवराज को एक दूसरे के साथ प्यार से खेलते हुए देखा तो आज न जाने कि उसके मन में मिहिका जी द्वारा विवाह प्रस्ताव और राधिका की कही बातें उनके मन के किसी कोने में हलचल मचाने लगी। वह मन ही मन सोचने पर मजबूर हो गई कि युवराज जी के जाने के बाद किस तरह से आर्यन ने बिना कुछ कहे छोटे युवराज की जिम्मेदारी अपने बच्चे की तरह अपने ऊपर ले ली थी। कभी भी उन्होंने इस बात का एहसान जताने की कोशिश नहीं की, और छोटे युवराज भी आर्यन को उतना ही प्यार करते हैं। फिर मैं ही सबकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकी। लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए गौरी ने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपनी तरफ से पहल करके आर्यन जी का जीवन बर्बाद नहीं होने देगी। शायद हरिद्वार की पावन धरती पर गौरी और आर्यन को बुलाने का भगवान का उद्देश्य यही था कि इतने दुखों को झेलने के बाद अब गौरी के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी शुरुआत हो चुकी थी, भले ही इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन गौरी के सभी शुभचिंतक चाहते थे कि उसके वीरान जीवन में एक बार फिर से सुखों का आगमन हो। हल्दी की रस्म में जब आसपास की सभी महिलाओं ने राधिका को हल्दी लगाई तो राधिका ने पास बैठी गौरी को बुलाकर कहा कि क्या तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? तुम्हारे बिना तो मेरा ये रस्म पूरा ही नहीं होगी। वहीं पर पुराने ख्यालात और दकियानुसी विचारों वाली महिलाएं भी बैठी हुई थी, जिन्हें एक विधवा का इस तरह से शुभ कार्य में बार बार शामिल होना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बस मौके की तलाश थी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। जब उन्होंने गौरी द्वारा राधिका को हल्दी लगाने की बात सुनी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और भड़कते हुए कहने लगी कि शिव शिव, घोर कलयुग आ गया है। देखो तो एक के बाद एक कैसा अनर्थ हो रहा है। एक विधवा से शादी की रस्में करवाई जा रही हैं। पंडित जी तो स्वयं धर्म के कर्ता धर्ता है, लेकिन जब बात बेटी पर आई तो सारे धर्म कर्म को किनारे कर दिया गया। अपने ही खास लोगों को, जिनको बचपन में गौरी चाची काकी कहा करती थी, उनके मुंह से अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर और अपने पिता के ऊपर भरे समाज में लांछन लगता हुआ देखकर गौरी अपने आप को रोक नहीं पा रही और वहीं बैठकर अपने अभागन होने पर रोने लगती है।
आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वह तो बचपन से अभागन थी। पहले माँ बाप का पता नहीं था, पंडित जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। शादी के बाद जीवन में जो खुशियाँ आई थी वह भी जल्द ही उसके भाग्य से रूठ गई। और आज माता पिता से बढ़कर पंडित जी को भी उसके कारण भला बुरा सुनना पड़ रहा था। आर्यन ऑफिस से फोन आने के कारण थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन जब वापस लौट कर आए और गौरी को रोते हुए और पंडित जी पर लांछन लगते हुए सुना तो वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। रोती हुई गौरी के पास आकर उन्हें सहारा देकर उठाते हुए कहा कि आप क्यों बिना गलती के दूसरे की बातें सुन रही है? आपको इनकी गलत बातों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग अब तक गौरी और पंडित जी को सुना रहे थे, अब उन्होंने आर्यन को भी अपने उल्हानों में शामिल कर लिया। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस लड़की से इतना ही लगाव है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो, हमारा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। लेकर तो गए थे रानी बनाकर, पति के मरने पर नौकरानी बना दिया। आर्यन ने आज पहली बार अपने मन की आवाज़ सुनते हुए मंदिर में रखा हुआ सिंदूर उठाया और रोती हुई गौरी की मांग को अपने नाम से सिंदूर से भर दिया। अचानक से हुई इस घटना के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ठीक उसी वक्त शिवजी पार्वती जी के मंदिर से आरती की आवाज और मधुर संगीत बजता हुआ सुनाई पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं श्री पार्वती जी चाहते थे कि ऐसा ही हो। जो लोग अब तक गौरी को अभागन कह रहे थे, इतनी शुभ घड़ी में श्री पार्वती जी के सामने आर्यन और गौरी को पति पत्नी के रूप में देखकर कहने लगे कि यह तो साक्षात श्री पार्वती जी की जोड़ी लग रही है। छोटे युवराज मिहिका जी से पूछते हैं कि दादी माँ, आपके श्री पार्वती जी मेरे डैड को कब वापस लौटाएंगे? मिहिका जी मुस्कुराते हुए छोटे युवराज को अपनी गोद में लेकर गौरी और आर्यन के पास आकर कहती है कि श्री पार्वती जी ने आपके डैड को लौटा दिया बेटा। आर्यन की गोद में छोटे युवराज को बैठाते हुए कहती है कि देखिए, यह है आपके मोम और डैड। छोटे युवराज आर्यन को देखकर कहते हैं, वाओ, आप मेरे डैड हो, कितना मजा आएगा। फिर हाथ जोड़कर शिव पार्वती जी से बात करते हुए कहते हैं कि थैंक यू दादी के बाबा, मेरे डैड को वापस लौटाने के लिए।